सोचें ज़रा, एक सुपर पावर ने एक छोटी सी कंट्री को डिफेंड करते हुए 53 यूएन सिक्योरिटी रेजोल्यूशंस को वीटो किया। ये नंबर्स साउथ अफ्रीका, इराक और बाल्कन वार्स या किसी और वार के दरमियान किए गए वीटो से कहीं ज़्यादा है। ये वीटोज सिर्फ सीज फायर ही नहीं बल्कि ह्यूमन राइट्स इन्वेस्टिगेशन और फूड एड तक को ब्लॉक करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि एक मुल्क अपनी रेपुटेशन, तेल की सप्लाई और डिप्लोमेटिक रिलेशंस को खतरे में डालकर एक छोटी सी जगह जो कि यूएस की छोटी सी स्टेट न्यू जर्सी जितनी बनती है उसे हर हाल में डिफेंड करने की क्यों कोशिश करता है? इस सवाल को जहनों में रखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आपको समझ आ जाएगा कि कॉलोनियल हिस्ट्री, स्ट्रेटेजिक सोच और फेथ बेस्ड नैरेटिव और बिलियन डॉलर्स की लॉबी किस तरह मिलकर हमारे न्यूज़ फीडबैक के नक्शे को तय करती हैं और उसे किस तरह चेंज करती हैं। इस सफ़र के दौरान हर लम्हे, हर मिनट एक नई इन्फॉर्मेशन आपकी सोच को हिला के रख देगी। इस प्रॉब्लम को सोचने के मुख्तलिफ ज़ाविये हो सकते हैं। नंबर 1 के पर्सनल लेंस। हम देखें कि हमें क्यों फ़र्क पड़ना चाहिए, हमें फ़र्क क्यों पड़ना चाहिए। भाई उनकी अपनी कंट्रीज़ हैं, उनकी अपनी पॉलिसीज़ हैं, जैसे वो चाहें वैसे करें, हमें फ़र्क क्यों पड़ना चाहिए? हाँ, हमें फ़र्क इस वजह से पड़ना चाहिए क्योंकि हमारे टैक्सेस, हमारे फंड्स, हमारी शॉपिंग्स और उन कंपनीज को सपोर्ट करती हैं जो किसी न किसी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लाखों मासूम लोगों के कत्ले आम में अपना हिस्सा डाल रही हैं। सिर्फ यूएस ने 1948 से अब तक इजराइल को $150 बिलियन दिए हैं। $150 बिलियन में 1 बिलियन लोगों को 5 साल तक फ्री हेल्थ केयर मिल सकती है। इतने पैसों से दुनिया के हर स्कूल को कंप्यूटर और इंटरनेट दिया जा सकता है। जो सिर्फ यूरोपीय यूनियन ने 2023 में इजराइल के साथ 46 बिलियन यूरो का ट्रेड किया, जबकि इजराइल इस दौरान ह्यूमन राइट क्लॉजेस को बार बार तोड़ता रहा। फर्ज किया आपके घर में, आपके लॉन पे कोई कब्जा कर ले, तो क्या आप उसको और पैसे देंगे अपने घर को रेनोवेट करने के लिए और मजीद घर पर कब्जा करने की इजाज़त देंगे? यही हाल फ़लस्तीनियों के साथ हुआ। थोड़ी सी जगह दी गई, फिर मजीद सेटलमेंट के लिए लाखों और बिलियन डॉलर्स हर साल दिए जाते हैं। गजा के 22 लाख लोगों को सिर्फ रोज़ की 1000 कैलोरीज मिल रही हैं। WFP के मुताबिक ये कहा साली के थ्रेशहोल्ड से भी नीचे है। कहा साली के दौरान भी सर्वाइवल के लिए 2100 कैलोरीज रोज की रिक्वायर्ड होती हैं। 1000 कैलोरीज से तो सिर्फ एक बर्गर बनता है और उस पे आपको पूरा दिन गुजारा करना पड़ेगा। दूसरी तरफ इजराइल जो अपने आप को स्टार्टअप नेशन कहता है, $10 बिलियन का साइबर सिक्योरिटी एक्सपोर्ट करता है, जिन टूल्स को ऑक्युपाइड एरियाज पर टेस्ट करके वेस्टर्न पुलिस को और पूरी दुनिया की पुलिस में इसे बेचता है। अभी भी लोग कहते हैं कि बायकॉट नहीं करना चाहिए। हम अपना मुहासबा खुद करें। क्या हम ऐसी टेक्नोलॉजी को फंड कर रहे हैं जो कल को हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है? लेकिन लोगों की राय बदल रही है, ओपिनियन शिफ्ट हो रहा है। 2001 में गैलप के रिजल्ट्स के मुताबिक 55% अमेरिकन इजराइल के साथ सिंपैथाइज करते थे, जबकि 2024 तक ये नंबर 35 साल से नीचे की एज के ग्रुप में सिर्फ 38% रह गया। यूके में 68% यूथ इजरायली सेटलमेंट्स को अपार्थाइड कह रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट का रिएक्शन बहुत स्लो है। 2000 से अब तक यूएस कांग्रेस ने 112 प्रो इजरायली बिल्स पास किए हैं और सिर्फ 3 बिल्स सेटलमेंट क्रिटिसिज्म पर हैं। फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और इस तरह की बाकी वेस्टर्न कंट्रीज का भी यही हाल है। यही तो बात है, अगर डेमोक्रेसी लोगों की आवाज़ है तो फॉरेन पॉलिसी पुराने ज़माने की क्यों लगती है? क्यों फैसले अवामी नहीं होते? असल वजह क्या है कि डेवलप्ड कंट्रीज भी कुछ नहीं कर पा रही? सबसे पहली वजह क्या है कि कॉलोनियल सोच। 1917 में ज्यूज़ को पैलेस्टाइन में रहने के लिए ब्रिटेन ने बेलफर डिक्लेरेशन दिया। तब 90% लोग वहाँ के अरब थे। उस दौर के इंडियन वॉइसरे लॉर्ड क्रूजर ने लिखा था कि ज़ायनिज़्म से एक ऐसा वादा किया गया है, लेकिन ये लोग सिर्फ 8% हैं। ये सब कुछ प्योर कॉलोनियल स्टाइल में हुआ। प्योर कॉलोनियल स्टाइल में 1922 में लीग ऑफ नेशंस ने इसको एक इंटरनेशनल लॉ बनाया। उस दौर के बरतानी वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर लॉयड जॉर्ज ने लिखा था, मिडल ईस्ट में ज़ायनिज़्म हमें एक लॉयल ढाल देता है। 1956 में इजराइल, फ्रांस, ब्रिटेन ने मिलकर स्विस कनाल को ऑक्युपाई करने की कोशिश की। फ्रांस ने इजराइल को 200 टैंक्स और 72 जेट्स दिए। जर्मनी ने
1952 से 67 के दरमियान $3 बिलियन इसराइल को होलोकॉस्ट गिल्ड के एक्सचेंज में दिए और सबमरीन्स तक सस्ती में दी। क्या हिस्टोरिक गिल्ड प्रेजेंट डे वेपन सप्लाई को जस्टिफाई करता है? खुद सोचें आप। नंबर 2 रीजन, स्ट्रेटेजिक पॉइंट। 1958 का डीक्लासिफाइड NSC डॉक्यूमेंट कह रहा है कि इजराइल इज द ओनली प्रो वेस्टर्न कंट्री इन द रीजन। 1967 में CIA ने रिपोर्ट दिया कि इजराइल किसी भी 2 अरब आर्मीज को 14 दिन में हरा सकता है। चलते चलते आपको एक फैक्ट बताता चलो। US ने इजराइल को 2016 में $38 बिलियन दिए। अमेरिका का ये सबसे बड़ा मिलिट्री एड था। 1973 अरब इजराइल की यौम कपूर वार के बाद अरब नेशंस ने US और उन कंट्रीज पर जिन्होंने यौम कपूर वार में इजराइल का साथ दिया उनको ऑयल एक्सपोर्ट बंद कर दिया। 1973 ऑयल एम्बार्गो के बाद US ने इजराइल को और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया। सेंटकॉम क्रिएट किया गया जिसका मकसद यही था कि मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया और इन इलाकों में US इंटरेस्ट को सिक्योर करना और साथ में इजराइल और गल्फ ऑयल दोनों को प्रोटेक्ट करना। आज भी US के 34% नेवल एसेट्स इजराइल के 1500 किलोमीटर के रेडियस में है। पोस्ट 9/11 के बाद हमास, हिजबुल्लाह, ईरान और अलकायदा के साथ एक ही ब्रैकेट में रखा गया। कांग्रेस ने $200 मिलियन दिए इजराइल को एंटी टेरर फेंसिंग के लिए। फलस्तीनियन को उस दौर में भी $0 दिए गए। क्या स्ट्रेटेजिक अलायंस के लिए ह्यूमैनिटी को पीछे रख देना कि ये सब कुछ जायज़ हो जाता है? सिर्फ अपने मकासद को हासिल करने के लिए ह्यूमैनिटी को, इंसानियत को छोड़ देना, क्या ये किसी को तुक की बात है? दूसरी बात क्या है कि $बिलियन की लॉबी होती है। AIPAC कॉन्फ्रेंस में हर साल तकरीबन 18,000 लोग हिस्सा लेते हैं जिसमें US सेनेट के 2/3 मतलब 66% और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लगभग 50% मेंबर्स शामिल होते हैं। इसका मतलब ये है कि अमेरिका के लॉ मेकर्स का एक बड़ा हिस्सा प्रो इजराइल लॉबिंग कॉन्फ्रेंस में एक्टिवली हिस्सा लेता है। सिर्फ 2022 में प्रो इजराइल पॉलिटिकल एक्शन कमेटी ने 2 प्रोग्रेसिव कैंडिडेट्स एंडी लेवन और डोना एडवर्ड को हराने के लिए 16.4 मिलियन खर्च कर दिए। यह सिर्फ उन 2 लोगों के खिलाफ था क्योंकि उनका इजराइल की पॉलिसीज पर तनकीद करना लॉबी को पसंद नहीं आया। ये इससे साफ जाहिर होता है कि लॉबिंग ग्रुप्स सिर्फ सपोर्ट ही नहीं करती बल्कि उन लोगों के खिलाफ भी अग्रेसिवली पैसा लगाती हैं जो उनके नैरेटिव से इख्तलाफ रखते हैं। ये पॉलिटिकल सिस्टम पर एक ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस था जहां इलेक्टेड ऑफिशियल्स पर प्रेशर बनाया जाता है कि वो फॉरेन पॉलिसी खासकर जो कि इजराइल के सिलसिले में है लॉबी के मुताबिक बनाई जाए। चलते चलते आपको एक और फैक्ट बताता जाऊं। 2023 इजराइल सिक्योरिटी असिस्टेंस एक्ट को 333 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने सिर्फ 72 घंटों में साइन किया। ये है इस लॉबी की पावर। प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वे के मुताबिक 82% अमेरिकन एवेंजिकल का मानना है कि इजराइल को ये ज़मीन उनके खुदा ने दी है। यानी उनके लिए ये सिर्फ पॉलिटिकल या ह्यूमैनिटेरियन इशू नहीं है बल्कि ये एक अकीदा है, एक रिलीजियस ड्यूटी है जिसके लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं। इस वजह से अमेरिकन पॉलिटिशियंस इस कम्युनिटी को खुश रखने के लिए इजराइल को सपोर्ट करते हैं और अपनी कैंपेन्स का प्रॉपर हिस्सा बनाया जाता है क्योंकि ये इवेंजिकल इलेक्शंस में एक पावर वोटिंग ब्लॉक हैं जो ऑर्गेनाइज भी हैं और वोट भी भरपूर देते हैं। ये सिर्फ फॉरेन पॉलिसी नहीं बल्कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का भी हिस्सा बन गए हैं। इजराइल के सपोर्ट को कई दफ़ा रिलीजियस बेस्ड वोटर अपील के लिए भी यूज़ किया जाता है, ना कि किसी अनबायस्ड जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी के लिए। अगली वजह आ जाती है मीडिया का इजराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट में बायस्ड होना हर किसी के सामने है। ये पर्सनल परसेप्शन नहीं है बल्कि डॉक्यूमेंटेड रियलिटी है। मैटी फ्रेडमैन जो फॉर्मर AP एडिटर हैं अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए बताते हैं कि न्यूज़ रूम कल्चर खुद ब खुद स्टोरीज़ को ऐसे फ्रेम करता है जहां इसराइल को डिफेंसिव और फ़लस्तीनियों को थ्रेटनिंग दिखाया जाता है, चाहे ग्राउंड रियलिटी कुछ भी हो। उन्होंने कहा नैरेटिव ऑटोमेटिकली पेंट्स इजराइल एज अ विक्टिम। मीडिया की बायसनेस को समझने के लिए चलें कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। CNN और फॉक्स न्यूज़
दोनों ही अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और एडवर्टाइजर से इन्फ्लुएंस हैं। एक लिबरल बेस सर्व करता है और दूसरा कंजर्वेटिव। उनकी हेडलाइंस और उनकी फ्रेमिंग उसी आइडियोलॉजी के मुताबिक बदलती रहती हैं। उसके बाद अल जजीरा, जो कि कतरी फंडेड है, वो वेस्टर्न एशियन इश्यूज़ पर खुलकर बात करता है, उन पर खुलकर जर्नलिज्म करता है, लेकिन जब कतर के हालात की बारी आती है तो वो चुप कर जाता है। यहाँ से हमने ये अंदाज़ा लगा लिया कि किस तरह मीडिया सेल्स फुल बायसनेस शो करते हैं और अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए वो कुछ भी करते हैं। क्या आपने कभी सोचा, क्या आपने कभी चेक किया कि आपका ट्रस्टेड न्यूज़ चैनल किससे फंड ले रहा है, वो किसकी ज़्यादा साइड ले रहा है? आज से एक्शन लेने का टाइम आ गया है। हमारे एक्शन रास्ता बनाएंगे। हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम खुद समझें, खुद इल्म हासिल करें। अक्सर हम सिर्फ हेडलाइंस पर रिलाई करते हैं, लेकिन अगर आप सच में किसी इशू पर स्टैंड लेना चाहते हैं तो पहले खुद उसका कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यूएन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन 181, जिसने 1947 में फ़लस्तीन को डिवाइड करने का प्लान दिया, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल 242 जो इजरायली ऑक्यूपेशन को इलीगल मानता है और फौरन विड्रॉल की डिमांड करता है, जनेवा कन्वेंशन, जिसमें लिखा है कि किसी ऑक्यूपाइड एरिया में अपनी पॉपुलेशन को ट्रांसफ़र करना इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। रोम स्टैट्यूट वार क्राइम्स और ह्यूमन राइट्स वायलेशन को डिफाइन करता है। इन्हें समझने का मतलब ये है कि आप सिर्फ जज्बात नहीं बल्कि हकीकत से बात कर रहे हैं। आप मिस इन्फॉर्मेशन के सामने खुद भी खड़े हो सकते हैं और दूसरों को एजुकेट भी कर सकते हैं। स्टेप नंबर 2, हमें हमेशा आवाज़ उठानी होगी और कॉन्टिन्यूसली कंसिस्टेंसी के साथ हमें आवाज़ उठानी होगी। सिर्फ गुस्से में एक पोस्ट कर देना काफ़ी नहीं होता। हर जगह, हर फोरम में बात करनी पड़ती है। इंस्टाग्राम पे इन्फोग्राफिक्स शेयर करने पड़ते हैं, व्हाट्सएप पे फ्रेंड्स से लॉजिकल डिस्कशन करें, फैमिली डिनर में अनकंफर्टेबल सवाल उठाएं। स्टैनफोर्ड की स्टडी कहती है कि जब आप किसी को पर्सनल एजुकेट करते हैं, जिसमें दोस्तों को मैसेज करना या सामने बैठकर बात करना, तो उसका इम्पैक्ट वायरल मीम से 3 गुना ज़्यादा होता है। स्टेप नंबर 3, सच बोलने वालों का साथ दें। आज के मीडिया में हर तरफ बायसनेस और प्रोपेगेंडा है, लेकिन कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे भी होते हैं जो आपको रियलिटी दिखाते हैं। मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, उनके आखिर में एक सेक्शन होता है जिसे फैक्ट चेक सेक्शंस कहते हैं। उनको पढ़ा करें, इनसाइड स्टोरीज को पढ़ा करें। अब आप एक्शन लेंगे तभी फ़ायदा होगा। पहले तो ये सोचें कि क्या चीज़ आपको रोक रही है एक्शन लेने में। कोई रीज़न बता सकता है कि टाइम नहीं होता, लोग क्या कहेंगे, इतना डाटा है, कंफ्यूज कर देता है, या लगता है कि मेरी आवाज़ उठाने से फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। ये सब गलत बातें हैं। अपनी कमियों को खुद ढूंढें कि मैं किस वजह से आवाज़ नहीं उठा पा रहा। सियासी सिस्टम में हमें हिस्सा लेना होगा। सिर्फ अवेयरनेस से सिस्टम नहीं बदलता, पॉलिसीज़ बदलनी पड़ती हैं, प्रेशर डालना पड़ता है, तब जाके पॉलिसीज़ बढ़ती हैं। इजराइल यूरोपीय यूनियन एग्रीमेंट के आर्टिकल 2 में लिखा है कि अगर ह्यूमन राइट्स वायलेट होंगे तो एग्रीमेंट सस्पेंड किया जा सकता है। लोगों को इस क्लॉज को एक्टिवेट करना चाहिए। अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस को ये लिखना चाहिए कि इस पे बात उठाएं। यूएस ने डिफेंडिंग द ह्यूमन राइट्स ऑफ पैलेस्टाइन्स चिल्ड्रन एंड फैमिलीज एक्ट के नाम का एक बिल है जो फ़लस्तीन के लोगों के ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। इस बिल को सपोर्ट करने के लिए कांग्रेस मेंबर्स को मैसेज करना होगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसका मफहूम ये है कि जो भी तुम में से कोई जुल्म देखे उसको हाथ से रोके, वरना ज़बान से, अगर वो भी ना हो सके तो दिल में उसे बुरा समझे, और ये ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है। अगर मेरी आज की वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ग्रो हो सकें। हम ग्रो होंगे तो ज़्यादा लोगों तक अपनी आवाज़ को पहुंचाएंगे। इस पूरे सफ़र में मुझे आपके साथ की हमेशा ज़रूरत रहेगी।